Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin, and I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope so you all are safe and sound and doing much well at your home, and must be following the policies given by the government of Punjab. Stay home, stay safe. So students, this is a lecture of physics for 9th O level. In our today's lecture we will start one new topic, that is heat capacity. अब हीट कैपेसिटी बेटा, इसके अंदर सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आपके पास हीट किसे कहते हैं और कैपेसिटी किसे कहते हैं। कैपेसिटी का मतलब जो है, अगर आप इसके सिनोनिम्स देखते हैं तो इसके सिनोनिम्स के अंदर आपके पास पोटेंशियल या स्टोरेज इसका एक सिनोनिम इस्तेमाल किया जा सकता है कि किसी भी चीज़ को अपने अंदर स्टोर करने की, अपने अंदर महफूज रखने की जो सलाहियत होती है उसे हम लोग जो है वो कैपेसिटी से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर आप हीट की फॉर्म करते हैं, हीट की बात करते हैं, सो हीट की डेफिनेशन इस तरह से की जाती है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। कि हीट जो है वो हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जाती है। किस वजह से जाती है? वो टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई एक बॉडी 25 डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरी 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो यकीनन जो हीट आपके पास ट्रांसफॉर्म होगी, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, वो 25 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट से 10 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो है लाजमी तौर पे ट्रांसफॉर्म होगी। फर्दर जो है बेटा आपके पास इसके अंदर जो है ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि आपके पास जो एनर्जी होती है, जो हीट एनर्जी है या किसी भी किस्म की एनर्जी है, आप उसको जो है वो कभी भी ना पैदा कर सकते हैं ना बना सकते हैं। कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील ज़रूर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, आप एक ठंडे पानी को एक बर्तन के अंदर लेते हैं और उसे जो है अपने चूल्हे के ऊपर रखते हैं और उसको हीट सप्लाई करते हैं। तो जो आपने गैस के अंदर हीट स्टोर थी, वो आपने उस हीट को सप्लाई कर दिया उस वाटर को, तो पानी ने उस हीट को अपने अंदर स्टोर किया। स्टोर करने से उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो है वो आपको वार्मर, गर्म पानी जो है वो महसूस होना शुरू हो गया। तो ये बेटा आपके पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है कि हीट एक हालत से दूसरी हालत में ज़रूर ट्रांसफॉर्म होती है, कभी भी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती, ना ही इसको नए सिरे से पैदा किया जा सकता है। इसके बाद बेटा आ जाता है कॉन्सेप्ट इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल का मतलब जो होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं कि किसी चीज़ के जो अंदर मौजूद होती है। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब ये होता है द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ए बॉडी। कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी जिस्म के अंदर जितनी भी किस्म की एनर्जी मौजूद होती है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं वो आपके पास इंटरनल एनर्जी कहलाती है। इसके अंदर आपके पास बेटा वो अगर आप जो है माइक्रो स्ट्रक्चर के ऊपर मैक्रो में बात करें या माइक्रो में बात करें, माइक्रो में अगर आप बात करेंगे तो आप मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस की बात करेंगे, उनके अंदर भी जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो सारी की सारी जो है वो आपके पास इंटरनल एनर्जी के लिए आती है। लेकिन मैक्रो लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो वो आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है। किसी भी बॉडी के अंदर जो है ये स्टोर्ड एनर्जी आपके पास मौजूद होती है। सो इससे आगे जो है अब हम मूव करते हैं। अब हमें हीट की भी समझ आ गई है और कैपेसिटी की भी समझ आ गई है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है आपके पास? हीट कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 केल्विन। कि किसी एक बॉडी का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जितनी एनर्जी की मिकदार की ज़रूरत होती है उसे हम लोग कहते हैं वो आपके पास हीट कैपेसिटी होती है। इसके अंदर बेटा मैथ डिफाइंड नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि किसी एक जो है वो आपके पास बॉडी का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करना हो तो उसके लिए जितनी हीट एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है उसे आप कहते हैं वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पे आप जो है पानी का 1 किलोग्राम लेते हैं, उसको गर्म करना शुरू करते हैं। जब आप उसको जो है 4200 जूल एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। मतलब क्या है, हमने जो टेम्परेचर को रेज़ किया वो 1 डिग्री रेज़ किया और उसके लिए जो हमने हीट सप्लाई किया वो 4200 जूल जो है सप्लाई किया है। तो ये पानी की हीट कैपेसिटी जो है 1 किलोग्राम वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो आपके पास 4200 जूल जो है या 4.2 किलो जूल पर केल्विन कंसीडर की जाती है। कि एक जो है डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए उसको 4.2 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। अब बेटा ये जो हीट कैपेसिटी होती है इसको हमेशा C से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसके दो डिफरेंट
यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप टेम्परेचर केल्विन के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये आपके पास इसका यूनिट जूल पर केल्विन हो जाता है, और अगर आप जो वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसका यूनिट जो आपके पास है वो जूल पर डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक हो गया, जूल पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन, ये दो डिफरेंट यूनिट्स हैं जो हीट कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फर्दर बेटा इसके लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, C स्टैंड्स फॉर हीट कैपेसिटी, Q इज़ द हीट सप्लाइड। और जब भी बेटा आपकी फिजिक्स की बुक के अंदर ओ लेवल के अंदर जब भी आप डेल्टा थीटा से डील करते हैं तो थीटा का मतलब जो है यहाँ पे टेम्परेचर आएगा। अगर डेल्टा थीटा आ जाता है तो इसका मतलब है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो है इसको डिस्कस किया जाता है। सो C विल बी इक्वल टू Q ओवर डेल्टा थीटा। यहाँ पे Q जो है वो हीट एब्जॉर्ब होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस हीट को एब्जॉर्ब किया करता है या जो हीट हम सप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके बराबर होता है। और डेल्टा थीटा जो है वो आपके पास टेम्परेचर चेंज को डिनोट करता है जो कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस के अंदर हो सकता है। अगर आप इसको जो है वो वर्ड फॉर्म के अंदर लिखें तो हीट कैपेसिटी जो है वो आपके पास बराबर होती है हीट एनर्जी ओवर टेम्परेचर चेंज। तो ये वो मिसाल है जिससे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि आपके पास 1 किलोग्राम वाटर था 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, आपने उसको हीट करना शुरू किया। जो ही हीट की मिकदार जो है वो 4200 जूल पर केल्विन हुई तो पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर आपके पास हीट की मिकदार 4200 जूल पर केल्विन जूल से कम होगी तो पानी गर्म ज़रूर होगा, लेकिन वो पूरा 1 डिग्री जो है वो राइज़ नहीं होगा। 1 डिग्री राइज़ उसी सूरत में होगा जब आप एग्जैक्ट 4200 जूल एनर्जी जो है वो सप्लाई करते हैं उसको। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद जो है इसकी डिपेंडेंस किस पे होती है? हीट कैपेसिटी बेटा ये सबसे मेन और अहम डिपेंडेंस इसकी मटीरियल की होती है कि ये मुख्तलिफ मटीरियल्स के लिए मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर उसने मिसाल एक्सप्लेन किया हुआ है, वो चाहता है कि किसी भी जो दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, एक आपके पास एल्यूमिनियम है और एक आपके पास कॉपर है, ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप एल्यूमिनियम का 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं तो आपको 900 जूल एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप 100 ग्राम कॉपर, दोनों का मैस सेम है, एल्यूमिनियम भी 100 ग्राम है, कॉपर भी 100 ग्राम है, अगर आप 100 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस रेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो 400 जूल एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ती है। तकरीबन ये आपके पास इसका मतलब जो है 100 ग्राम कॉपर का 10 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हीट की मिकदार है वो एल्यूमिनियम की 10 डिग्री टेम्परेचर रेज करने से तकरीबन आधी या उससे थोड़ी सी कम जो है वो कंसीडर की जाती है। तो ये बेटा डिपेंड करता है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। फर्दर अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।